हेलो गाइस, नमस्कार। वेलकम यू ऑल ऑन अनअकैडमी यूपीएससी हिंदी चैनल। आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। एंड व्हाट इज एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ये वो टॉपिक है जो एग्जाम के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक में से एक है। और कहीं ना कहीं आपको मैं ये भी बता दूं कि यही वो टॉपिक है जिसके से पता चल पाता है आपको कि किस प्रकार से जो हमारी जो दवाइयां होती है, मेडिसिन्स होती हैं, वो किस प्रकार से हमारे हार्मोन सिस्टम में बैलेंस करके हार्मोन को ज्यादा बढ़ाकर या कम करके किस प्रकार के शरीर का रेगुलेशन किया जाता है। तो ये सभी चीजें तभी हमें पता हो सकती हैं जब हम लोग अंतःस्त्रावी ग्रंथि के बारे में पूरी तरह से चर्चा कर लें। सो गाइज, यू हैड ऑल वेलकम। आप सभी का स्वागत है। बहुत बढ़िया यार, आप सभी लोग आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। तो चलिए शुरुआत करते हैं। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सबसे पहले मैं आपकी शुरुआत गुड मॉर्निंग से कर देता हूं। सोहेल सिद्दीकी, अंजलि राठौड़, पूजा कुमारी, अमन, पवन, धीरेन्द्र, सोनू, सोहेल सिद्दीकी, नेहा, खुशबू, अर्जुन, शारदा देवी, अभिजीत, प्रियंका, शिक्षा माहेश्वरी, बहुत बढ़िया बेटा। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो चलें स्टार्ट कर दें क्लास को आगे। चलिए बहुत बढ़िया यार, लाइक वाइक करते चलो और हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। एक बहुत ही इन डेप्थ, हो सकता है अंतःस्त्रावी ग्रंथियों का टॉपिक आज कंप्लीट ना हो, 2 या 3 क्लासेस लगे, लेकिन ये ऐसी क्लासेस होंगी जो आपको एक कंप्लीट बेसिक जनरल साइंस के बारे में एक एक परिदृश्य को आपके क्लियर कर देगी। अब वे सभी स्टूडेंट जो कि इंग्लिश माध्यम के दोस्तों, मेरे पास कंटेंट भले हिंदी में चलेगा लेकिन मैं आपको एक एक शब्द को इंग्लिश में भी बताता हुआ चलूंगा। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। थोड़ी बात कर लेते हैं। मेरा ये सपना है कि आप जितने भी लोग मुझसे पढ़ते हैं वो सभी इस मेरे सपने को साकार करें। दैट इज व्हाट यू मस्ट बी इनसाइड द जॉब, और आप सिविल सर्वेंट बने। और ऐसी मैं बिल्कुल पॉजिटिव आशा करता हूं आपके लिए। तो आप लोगों का जो सपना है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस बनने का, वो जरूर पूरा हो, ऐसी मेरी उम्मीद है। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर बहुत सारी प्रिपरेशन के रास्ते में आपको बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स को, सभी फेजेस को साइडलाइन करते हुए आपको अपने लक्ष्य पर केंद्रित रहना है। आई वॉन्ट टू सी यू गाइज अमंग देम। मैं इनमें आपको देखना चाहता हूं। और ये जो फीस हाइक का अलर्ट था दोस्तों, वो 20 अक्टूबर वाज द लास्ट डेट। नाउ दिस डेट एक्सटेंडेड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट के आधार पर इसको एक्सटेंड किया गया है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट चाहते थे कि भाई वो पेमेंट थोड़ा अभी 2-4 दिन का डिले। तो यदि आप में से किसी ने कोर्स नहीं लिया है तो 24 अक्टूबर तक इस डेट को डिले किया गया है। और 8 PM, तो रात्रि 8 बजे से पहले आपको 24 अक्टूबर तक की डेट तक आप इसी फी पेमेंट पर, राइट। तो अभी इसको क्या है, हमने 24 अक्टूबर तक डिले कर दिया है। तो ये मैं आपको इसलिए सजेशन दे रहा हूं क्योंकि पिछले दिनों में मेरे से लगभग 6-7 स्टूडेंट इस प्रकार के कोर्सेज ले चुके हैं मेरे रेफरल कोड आरपी सर 10 की मदद से। दैट इज व्हाट, आरपी सर 10। और इस कोड की मदद से आपको फायदा क्या मिलेगा वो भी मैं बता देता हूं। एक तो मैं आपको यह बताऊंगा कि जो यूनिवर्सिटी ऑफ अनअकैडमी है, अनअकैडमी कंसिस्ट यूनिवर्सिटी, अपने आप में एक बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है जहां पे थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टीज आपको पढ़ा रहे हैं। लेकिन उनमें से बेस्ट एजुकेटर्स कौन है उनको मैं बताऊंगा, क्योंकि जितना ज्यादा अच्छे एजुकेटर से पढ़ेंगे उतना ही अच्छा आपके लिए होगा। और साथ ही साथ बाय दिस यूनिक रेफरल कोड not only you get 10% but additional some discount I can provide you at my level। तो दोस्तों जरूर आप एक बार मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जब भी कभी कोर्स लें एक बार जरूर अपने दोस्तों को आरपी सर 10 कोड जरूर बताना। एक बार मैं अनाउंसमेंट बता देता हूं। अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर आप मुझे रुद्र गौतम के नाम से फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। और वहां पर मैं 50+20 क्लासेस, टोटल 70 क्लासेस का मैं आपके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी हम लोग वहां करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो दिस इज एन अनाउंसमेंट जो मैं 27 से 28 तारीख तक स्टार्ट कर दूंगा। तो एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी में आप एनरोल हो जाना। मैं आपको पूरा शेड्यूल 50+20 क्लासेस का शेड्यूल आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। यहीं पर मेरी क्लास होती है। पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल होता है, वहां पर आप कोई भी स्टूडेंट
वो बता देंगे, ठीक है। ये सभी अनाउंसमेंट एकदम क्लियर है। तो फाइनल मैं बता दूं, यदि आप प्लस या आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं, द एंड डेट इज 24th, वी हैव एक्सटेंडेड द डेट। आप अपने दोस्तों को जरूर बता दें और आप पर्सनली मुझसे कभी भी संपर्क कर लीजिए, वेदर यू आर टेकिंग रेफरल कोड और आप किसी भी चर्चा के लिए मुझसे बात कर सकते हैं। यू कैन फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। मुझे लगातार अच्छे स्टूडेंट्स कॉल करते रहते हैं, आप भी कर सकते हैं, ताकि मैं आपको सही गाइडेंस दे सकूं। इस यूपीएससी के एग्जाम में आपकी सही मार्गदर्शन वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए अब क्लास को स्टार्ट करते हैं। लीजिए, तो अब मैं मेरे टॉपिक पे आ चुका हूं दोस्तों, मेरे टॉपिक पे आ चुका हूं। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मेरे कुछ स्टूडेंट्स आपको बता देंगे, ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलेगी वो मेरे स्टूडेंट्स बता देंगे। तो अब जो इंग्लिश माध्यम के स्टूडेंट मुझे सुन रहे हैं, मैं एक एक शब्द को इंग्लिश में रिपीट करता हुआ चलूंगा, आप बड़े ध्यान से सुनते चलना, ठीक है दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथि, जिनको हम लोग एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम। बिल्कुल, आप कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू द बेस्ट पॉजिटिव थिंग्स अबाउट यूपीएससी। चाहे आप रेफरल कोड ले रहे हैं नहीं ले रहे हैं, मैं आपकी 100% सभी डायरेक्शन में मदद करूंगा। थैंक यू दीपा उपाध्याय जी, आपने मेरी मदद की है, बहुत बढ़िया। देख लीजिए आप लोग, आपने मदद की है, इसी प्रकार की मदद करते रहा करो। थॉमस एडिसन ये थे खोजकर्ता एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम के। अब देखिए, जो ग्लैंड्स होती हैं, ग्लैंड्स बेसिकली वो दो प्रकार की होती है। ग्रंथियां आर टू टाइप्स, ग्लैंड्स आर टू टाइप्स, वन इन एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम और दूसरा होता है एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम, ठीक है। नहीं, अब ऑफलाइन क्लास बिल्कुल नहीं होती है मेरी, अब तो मेरी केवल ऑनलाइन ही क्लासेस चलती हैं। आई एम फुल टाइम फैकल्टी हियर ऑन अनअकैडमी लर्निंग ऐप। शायद आप मुझसे ऑफलाइन भी पढ़ चुके हैं, पूजा कुमारी जी, बहुत बढ़िया। तो देखो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम क्या होते हैं। जब मैं एंडोक्राइन की बात करता हूं दोस्तों, बड़े ध्यान से सुनना, कुल एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम मानव के शरीर में 9 है, 9, देयर आर 9 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। कौन कौन सी है एक बार ध्यान से पढ़िए, अभी मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगा आपको। सबसे पहले पीयूष ग्रंथि, पिट्यूटराइन ग्लैंड, उसके बाद में आता है पीनियल ग्लैंड और फिर हाइपोथैलेमस, थायराइड, हाइपोथायराइड, थाइमस, उसके बाद में आपका अग्नाशय ग्रंथि, ठीक है, पैनक्रिएटिक ग्लैंड, फिर आता है आपका अधिवक्र ग्रंथि। अधिवक्र ग्रंथि को हम लोग क्या बोलते हैं? एड्रिनल ग्रंथि। और उसके बाद में ओवेरी, अंडाशय और फिर टेस्टिस, वृषण, वो मेल में। तो ये सभी चीजें आपको एकदम क्लियर हो गई होंगी। ओके, आपकी फर्स्ट क्लास है लेकिन आपको बहुत मजा आने वाला है। तो मेरी बात क्लियर हुई। कुल एंडोक्राइन ग्लैंड्स कितनी है? 9 है, अभी डायग्राम बता रहा हूं मैं। और फादर ऑफ एंडोक्राइनोलॉजी के जो फादर हैं वो कौन है? थॉमस एडिसन। थॉमस एडिसन ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार ग्रंथियों के बारे में बताया। जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती है जो कि हम पढ़ रहे हैं, उसमें सीधा जो हार्मोन होता है वो ये ग्रंथियां रक्त में छोड़ देती हैं और रक्त के माध्यम से हमारे अंगों के दूरस्थ रिमोटेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन बॉडी, वहां तक हार्मोन्स पहुंच जाता है। और वो क्या करते हैं? हमारे सिस्टम में हमारे जो बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं उनको संपन्न कराने में मदद करते हैं। तो हार्मोन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, एकदम क्लियर। और अंतःस्रावी ग्रंथि से क्या निकलते हैं दोस्तों? हार्मोन निकलते हैं। और बहिर्स्रावी, यदि आपसे पूछा जाए ग्लैंड कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की। तो जो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है उनसे क्या निकलते हैं? आप क्या बताएंगे? एंजाइम्स निकलते हैं दोस्तों। एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से तो हार्मोन और एक्सोक्राइन बहिर्स्रावी ग्रंथि से हार्मोन। जैसे मैं आपको एक उदाहरण बताऊं, आंख के अंदर पाया जाता है लैक्राइमल ग्रंथि, और लैक्राइमल ग्रंथि क्या करती है? उसमें से निकलता है लाइसोजाइम। मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, वहां पर लाइसोजाइम बताया था। वो क्या करता है दोस्तों? वो हमारी जो जितने भी जीवाणु हैं उनको खत्म करने का काम करता है, तो आंखों के माध्यम से कोई जीवाणु अंदर प्रवेश ना कर सके।
तो आंख में चूंकि वो रक्त में नहीं दे रही है, बाहर छोड़ रही है एंजाइम, इसलिए वो एंजाइम है, और एंजाइम हमेशा एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम से निकलता है। एकदम क्लियर है? पीडीएफ के लिए जरूर आप अपने दोस्तों के साथ मांग लीजिए, पीडीएफ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा वहां पे आपको, ठीक है? आप फॉलो कर सकते हैं, अपने दोस्तों से आप पूछ लीजिए, टेलीग्राम, कॉन्टैक्ट नंबर इत्यादि, तो वो बताएंगे आपको, ठीक है? तो शरीर में जितनी भी विभिन्न प्रकार की बायोकेमिकल रिएक्शन है, ऑल द जैव रासायनिक रिएक्शन, उनके ऊपर नियंत्रण और समन्वय, दैट मीन्स एंडोक्राइन ग्लैंड सिस्टम इज अ सिस्टम विच कंट्रोल एंड रेगुलेट ऑल द बायोकेमिकल रिएक्शन इन ह्यूमन बॉडी। मानव के शरीर की समस्त जैव रासायनिक क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय करती है। और एंडोक्राइनोलॉजी क्यों? कुल अंतःस्रावी ग्रंथि कितनी बता दी मैंने? 9। अब देखिए ग्रंथियों का काम होता क्या है, तो देखिए लगातार ये तरल पदार्थ निकालता है। जैसे अंतःस्रावी ग्रंथि हार्मोन और बहिर्स्रावी ग्रंथि एंजाइम। एंजाइम्स किसके बने होते हैं दोस्तों? एंजाइम केवल और केवल प्रोटीन के बने होते हैं, जबकि हार्मोन्स जो अंतःस्रावी 9 ग्रंथियों से निकलते हैं दोस्तों, वो सभी जो हार्मोन हैं उसमें प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट और स्टीरॉइड्स, इन सभी से मिलकर बने होते हैं, ठीक है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ग्रंथियों के 3 प्रकार हैं, एक तो है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एक होती है बहिर्स्रावी ग्रंथियां, और एक होती है मिश्रित या मिक्स्ड ग्लैंड। दिस चैप्टर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन फॉर एनी ऑफ द एग्जाम। यूपीएससी के लिए आधारभूत है, तभी आपको समझ आएगा कि हमारा इम्यून सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, हमारे अलग अलग सिस्टम कैसे काम करते हैं, इन सब के पीछे हार्मोन ही जिम्मेदार है। एकदम क्लियर? चलिए, तो अंतःस्रावी ग्रंथियों में क्या है कि अंतःस्रावी ग्रंथियां नलिका विहीन, डक्टलेस है। एंडोक्राइन्स आर डक्टलेस। संख्या में मैंने कितनी बता दी? हाउ मेनी ऑफ दीज आर? ओनली 9, ठीक है? लेकिन एक्सोक्राइन क्या होता है दोस्तों? ध्यान से सुनिए, एक्सोक्राइन में क्या होता है? एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम में जब भी मेरे पेट में से, मान लीजिए इन माय स्टमक, तो मेरे उसी भाग में क्या निकल रहा है? पेप्सिन, रेनिन निकल रहा है। आपको पता होगा अग्नाशय, पैनक्रियाज भी एंजाइम्स निकालता है, राइट? ट्रिप्सिन निकालता है, राइट? और पैनक्रिएटिक लाइपेज जो वसा का पाचन कर रहा है, पैनक्रिएटिक एमाइलेज जो कार्बोहाइड्रेट का पाचन कर रहा है, ये सब मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया, कल के लेक्चर में, ठीक है? तो देखो दोस्तों, यहां पर जो नलिका युक्त हैं वो है एक्सोक्राइन, क्योंकि वो उसी भाग पर काम करती है जहां पर उन हार्मोन या फिर उन एंजाइम्स को निकाला जाता है। लेकिन हार्मोन संपूर्ण रक्त में ये ग्रंथियां छोड़ देती हैं और छोटी सी मात्रा हमारे शरीर में पूरा रेगुलेट करती है। तो संख्या में कम होती है एंडोक्राइन, अंतःस्रावी। संख्या में, अनंत संख्या में, बहुत सारी संख्या में लेक्राइमल है। कान के अंदर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड सिस्टम है दोस्तों, बहिर्स्रावी ग्रंथि, उसका नाम है सिरुमिनस। महिलाओं के जननांग या रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसमें एक ग्रंथि होती है एक्सोक्राइन बार्थोलिन। लेकिन एंडोक्राइन तो केवल और केवल 9 है। एकदम क्लियर हो रही है बात, ठीक है? मैंने हार्मोन बिल्कुल नहीं पढ़ाया है, हार्मोन के ऊपर ही सारी कहानियां चल रही है दोस्त। ध्यान से सुनते जाइए आप। सोहेल खान जी, ध्यान से सुनते जाइए। गुड मॉर्निंग सोनिका कुमारी, थैंक यू। रजिक जी, आप हमेशा मदद करते हैं मेरी यार, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। सोनिका कुमारी जी, थैंक यू, बहुत बढ़िया यार, आप बहुत मदद कर रहे हैं। अदिति जी धन्यवाद। दीपा उपाध्याय जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। रासायनिक पदार्थ निकालते हैं हार्मोन, तो जैसे पीयूष ग्रंथि, थायराइड, एड्रिनल किसके ऊपर है? हमारी किडनी के ऊपर है। सब कुछ बताऊंगा मैं, और कम से कम ये शायद 2 या 3 लेक्चर में मैं फिनिश करूंगा इसको, सेक्शन को, क्योंकि एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो बहिर्स्रावी ग्रंथि है उनमें क्या है? जो अश्रु ग्रंथि है लेक्राइमल, वो आंखों में लाइसोजाइम निकाल रही। मेमरी ग्लैंड जो महिलाओं के अंदर, देखिए मेमरी ग्लैंड है, स्तन ग्रंथि है, और वो क्या काम कर रही है? केवल उसी जगह काम कर रही है। ऐसा तो नहीं है ना कि जो स्तन ग्रंथि है उससे पूरे शरीर में वो बहेगा, नहीं,
केवल उस जगह जहां पर इसका काम है। लार ग्रंथि केवल और केवल मुख में, लेकिन जो अंतःस्त्रावी ग्रंथि होते हैं वो संपूर्ण शरीर में रक्त के माध्यम से हमारे शरीर के रिमोटेस्ट पार्ट तक भी ये अंगों तक पहुंचाती है। बहुत धन्यवाद अनामिका दुबे, अदिति मेहता जी, आप बहुत अच्छे से मदद करते हैं। आप बिल्कुल, जो भी स्टूडेंट को कोई डाउट है ना दोस्तों, फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। मैं आपको एक पॉजिटिव सजेशन दूंगा हर चीज के लिए। देखो कोर्स ही जरूरी नहीं है, मैं वैसे भी आपको पॉजिटिवली सजेशन देता रहूंगा। अब आपसे पूछा जाओ हाउ मेनी ऑफ द मिक्स्ड ग्लैंड, मिश्रित ग्रंथियां कौन कौन सी हैं? केवल 3 मिक्स्ड ग्लैंड है। अब दोस्तों मिक्स्ड ग्लैंड का मतलब क्या है? वे सभी ग्रंथियां जिनमें एक्सोक्राइन ग्लैंड का काम भी करे और एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन एंडोक्राइन दोनों का काम करें, यही मिक्स्ड ग्लैंड होती है। एकदम क्लियर। तो मिश्रित ग्रंथियों में 3 ग्रंथियां, अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। अग्नाशय का मतलब पैनक्रियाज। आपसे पूछा जाए मानव के शरीर में, दोस्तों आपसे, थैंक यू गाइस, वेरी थैंक यू शिवानी सोनिका जी। आपसे यदि पूछा जाए सब कुछ दोस्त, अभी पैनक्रियाज की कहानी तो शुरू होगी, अभी तो मैं केवल बेसिक बता रहा हूं। अभी तो एक एक ग्रंथि के ऊपर डिटेल्ड में चर्चा करेंगे कि उसका क्या क्या काम है। दोस्तों बिल्कुल चिंता मत करो यार, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल जो ये कांटेक्ट है, यही मेरा कांटेक्ट है, सर्वेश यादव जी, जो ऊपर चल रहा है देख लीजिए आप। तो अग्नाशय, अंडाशय और वृषण, ये 3 ग्रंथियां हैं। तो देखिए अग्नाशय जो है ना, ध्यान से सुनिए, अग्नाशय से ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज, गैस्ट्रिक अमाइलेज पाचन के लिए निकलता है। लेकिन आपने सुना होगा अग्नाशय से 3 अलग अलग प्रकार के हार्मोन भी निकलते हैं, अग्नाशय से 3 प्रकार के एंजाइम्स भी निकलते हैं। एंजाइम्स उसी जगह पर काम करते हैं जहां पर पाचन हो रहा होता है, लेकिन इंसुलिन का आपने नाम सुना होगा अग्नाशय में। तो अग्नाशय में अल्फा, बीटा, गामा अलग अलग प्रकार की 3 कोशिकाएं होती हैं। सबसे पहले अग्नाशय के ऊपर लैंगरहेंस ने जब उसे रिसर्च किया तो पाया कि वहां पर द्वीप जैसी कुछ कोशिकाएं, जैसे आइलैंड्स होते हैं, एंड दैट इज व्हाई अग्नाशय की जो सेल्स हैं उन्हें लैंगरहेंस की द्वीपिकाएं या फिर लैंगरहेंस आइलैंड कहा जाता है। अभी अग्नाशय की डिटेल्ड चर्चा करेंगे बहुत अच्छे से। अंडाशय और वृषण मतलब टेस्टिस मेल में और ओवेरी, इनमें एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों के गुण हैं। तो 3 मिश्रित ग्रंथियां हैं दोस्तों। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो आप क्या बताएंगे दोस्तों? यकृत बताएंगे। और यकृत अंतःस्त्रावी है, बहिस्त्रावी है? तो यकृत जो है बहिर्स्त्रावी है, क्योंकि उसी जगह पर प्रवाहित होता है इसका तरल। ठीक है, चलिए अब आपको यह डायग्राम बड़े अच्छे से समझना है ताकि आपको सारी कहानी समझ में आ जाए। तो डिफरेंस क्लियर हो गया एंडोक्राइन, एक्सोक्राइन और मिक्स्ड ग्लैंड का, एकदम क्लियर है। मिक्स्ड ग्लैंड कितनी है? केवल और केवल 3 है गाइस, है ना? ठीक है, ठीक है, चलिए। नहीं नोट मत कीजिए, मेरे पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करूंगा, वहां से नोट कर लेना यार, मुझे पढ़ाना भी तो है। ठीक है, अब देखिए दिमाग में कुल 3 प्रकार की ग्रंथि हैं। तो जो मास्टर ग्लैंड होती है इसे पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं या फिर पीयूष ग्रंथि कहते हैं। पीयूष, एक एक ग्रंथि पर चर्चा करने वाले। पीनियल ग्लैंड भी मस्तिष्क में पाई जाती है, और एक और ग्लैंड इन्होंने नहीं लिखा है तो मैं बता देता हूं आपको। एक और ग्रंथि होती है दिमाग में, उसका नाम होता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस, तो हाइपोथैलेमस, पीनियल और पिट्यूटरी 3 ग्रंथियां हमारे मस्तिष्क में हैं। एकदम क्लियर है। दूसरा पॉइंट, थायराइड और पैराथायराइड ये गले में है। आपसे पूछा जाए कि सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि एंडोक्राइन ग्लैंड कौन सी है? तो थायराइड है। ये सभी जो 9 ग्रंथियां हैं सीधे रक्त में अपना हार्मोन निकालती हैं। इनसे एंजाइम नहीं, हार्मोन निकलता है। हार्मोन में प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा और स्टेरॉइड सब कुछ पाया जाता है। यहां तक क्लियर? थायराइड मानव शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्त्रावी ग्रंथि है। मानव शरीर की केवल ग्रंथि पूछा जाए तो यकृत है, या फिर आपसे यह पूछा जाए मानव शरीर की सबसे बड़ी बहिर्स्त्रावी एक्सोक्राइन ग्लैंड, तो वो भी यकृत है। अब हमारे वक्ष स्थल पर यहां इस लोकेशन पाई जाती है थाइमस ग्रंथि। और ये जो थाइमस ग्रंथि है
हमारा जो WBC होता है दोस्तों, जो व्हाइट ब्लड सेल्स है, जो प्रतिरोधकता प्रदान करती है हमें, उनमें उसकी जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कोशिका है, राइट, उसका मैच्योरिटी कहां पर होता है? थाइमस में ही होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं WBC का एक प्रकार है दोस्तों, उसका नाम लिखता हूं मैं आपके लिए, लिम्फोसाइट। क्या नाम बोला मैंने दोस्तों? लिम्फोसाइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट WBC है। WBC कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। तो लिम्फोसाइट का जो परिपक्वन होता है, जो मैच्योर होती है लिम्फोसाइट, वो थाइमस ग्रंथि में ही होती है। और ये थाइमस ग्रंथि एक इस प्रकार की ग्रंथि है कि जब हम छोटे होते हैं, जब हम 9-10 साल के होते हैं, तो ये लगभग अपने आकार की दुगनी हो जाती है। ध्यान से सुनिए, जब हम 9-10 साल के होते हैं इसका आकार दुगना हो जाता है, लेकिन जैसे ही हम लोग अपने यौवनावस्था में आते हैं, अपने, है ना, संपूर्ण मतलब अपनी एक चरम अवस्था में 20 से 25 साल में, तो पुनः थाइमस ग्रंथि उसी आकार की हो जाती है। और लिम्फोसाइट, वही लिम्फोसाइट जो एड्स जो रोग है ना दोस्तों, एड्स रोग क्यों होता है आप कोई बता पाएंगे? एड्स रोग में T4 लिम्फोसाइट बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। एड्स रोग के ऊपर हमेशा यह प्रश्न आता है। लिम्फोसाइट के T4, T8 अलग अलग टाइप हैं, बी सेल, टी सेल, इन सभी पर मैं बात करता रहूंगा आपसे। तो लिम्फोसाइट जो हैं उसके परिपक्वन के लिए थाइमस ग्रंथि काम करती है। एकदम क्लियर हो गया? एकदम सारी बातें क्लियर है दोस्तों। आगे चलते हैं, चलिए अब देखिए, इसके बाद आती है अग्नाशय ग्रंथि। तो अग्नाशय ग्रंथि अंतःस्रावी भी है और बहिर्स्रावी भी है। क्यों? क्योंकि ये ट्रिप्सिन, गैस्ट्रिक लाइपेज और गैस्ट्रिक अमाइलेज पाचन के लिए एंजाइम निकालती है और हमारी गृहिणी में अग्नाशयिक रस पैंक्रियाटिक जूस के रूप में जाता है, तो वो एंजाइम हो गया। लेकिन अग्नाशय ग्रंथि से अल्फा कोशिकाएं, अग्नाशय ग्रंथि में 3 प्रकार की कोशिकाएं, अल्फा कोशिका, बीटा कोशिका और गामा कोशिका। तो अल्फा कोशिका में दोस्तों ग्लूकागोन नाम का हार्मोन निकलता है, बीटा नाम की कोशिकाओं से इंसुलिन नाम का हार्मोन निकलता है, और गामा नाम की कोशिकाओं से सोमैट्रोस्टेसिन नाम का हार्मोन निकलता है, जो हमारे शरीर की ग्रोथ को रोकता है। सोमैट्रोट्रोपिक हमारे शरीर की ग्रोथ को बढ़ाता है। सोमैट्रोट्रोपिक जो हार्मोन है वो पीयूष ग्रंथि से निकलता है। आपने बहुत सुना होगा कि बच्चा जो भीम का है, जो बच्चा जिग्नेटिज्म बहुत बड़ा विशालकाय हो जाता है, उसके पीछे पीयूष ग्रंथि का सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन जिम्मेदार। और सोमैट्रोस्टेसिन, तो मैंने आपको कई बार रूट वर्ड पढ़ा है, जब भी मैंने आपको यह बताया सोमा, SOMA, सोमा, इसका मतलब काया, शरीर, बॉडी। और इसीलिए मैंने क्या बोला? सोमैटिक सेल। उस सोमैटिक सेल मतलब शरीर की एक कोशिका को ले लिया गया और उसी से तो डॉली भेड़ को बनाया गया था। तो सोमा जहां भी शब्द आता है दोस्तों, उसका मतलब है शरीर, काया। सोमैट्रोट्रोपिक हार्मोन पीयूष ग्रंथि से, और सोमैटोस्टेसिन अभी बहुत डिटेल्ड में चर्चा करूंगा, अभी तो मैं केवल डायग्राम समझा रहा हूं। ये आपको समझ में आएगा तो मेडिसिन क्यों काम करती है, कैसे काम करती है, दवाइयां कैसे काम करती हैं, किस प्रकार से हमारे शरीर में अलग अलग प्रकार के रोग होते हैं और हार्मोन के डिसबैलेंस से क्या रोग होते हैं, ये सब आपको यहीं पर पता चल पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, लेकिन सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि थायराइड है, थायराइड, एकदम क्लियर, आयोडीन वाली। अब एड्रिनल ग्रंथि, आपके पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, आपके घर में या कभी भी कहीं पर कोई आग लग जाती है, आदमी कई 10 माले की ऊंची बिल्डिंग से कूदने का जो साहस कर लेता है, क्या आप कभी 10 माले की बिल्डिंग से कूदने का साहस करेंगे? क्या आपके पीछे कभी कुत्ता पड़ा होगा और जब वो कुत्ता पड़ा तो आप उस कुत्ते से भी तेज दौड़ रहे हैं, क्या आप इतना तेज कभी दौड़े थे? इस सब के पीछे जो जिम्मेदार ग्रंथि है, जो आपातकाल का हार्मोन कहलाता है, वही एड्रिनल ग्रंथि है। और आप कुत्ते को भी पीछे छोड़ जाते हो, जबकि आप कभी नहीं छोड़ सकते कुत्ते को पीछे, यस और नो? तो कहीं ना कहीं जो आपातकालीन परिस्थिति में हमें निर्णायक डिसीजन लेने के लिए मानसिक
और शारीरिक रूप से जो प्रेरित करती है वही ग्रंथि तो एड्रिनल ग्रंथि है। एकदम क्लियर। और ये किडनी के ऊपर पाई जाती है। बहुत सारे पॉइंट्स, ठीक है, एकदम क्लियर है। नो सर, क्या कुत्ता पीछे नहीं पड़ा है? कोई बात नहीं यार, कभी ना कभी किसी ना किसी के किसी और के पड़ा होगा। अब देखिए क्या होता है ओवेरी। ओवेरी का मतलब होता है अंडाशय। तो मैंने आपको 3 बातें बताई थी, क्या? अग्नाशय, अंडाशय और वृषण। ये तीनों ग्रंथियां क्या हैं दोस्तों? तीनों ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथि हैं। यस और नो? तीनों ग्रंथियां मिश्रित ग्रंथि है। बहुत मजा आ रहा है आपको, बहुत बढ़िया यार। तो कई बार क्या होता है, सामने ट्रैक पर अचानक से ट्रेन आ गई तो एक आदमी तो अपने हाथ खड़े कर देगा, मार दो, अब ट्रेन आ गई, अब तो मरना ही है। और एक व्यक्ति का दिमाग चला, नहीं मैं तो तुरंत ट्रैक पर नीचे लेट जाता हूं, पूरी ट्रेन निकल जाएगी, मुझे कुछ नहीं होगा। तो ये जो त्वरित निर्णय जो लेते हैं ना, कई बार एक्सीडेंट होने ही वाला होता है लेकिन हम गाड़ी को अपने आप कंट्रोल कर लेते हैं। दैट हार्मोन इज एड्रिनल हार्मोन। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर दोस्तों। किस किस के पीछे पड़ा है कुत्ता? देखो कुत्ते की बात तो मैं आपको एक है ना मजे के रूप में बता रहा था। और वृषण, वृषण जो है टेस्टिस, ठीक है दोस्तों, टेस्टिस जो है मेल में पाए जाते हैं, ठीक है। और ओवेरी, टेस्टिस के बारे में भी चर्चा करूंगा, ओवेरी के बारे में पूरी चर्चा करूंगा, किस प्रकार से जाइगोट फ्रेम होता है, पूरी की पूरी जो प्रजनन प्रक्रिया है उसको भी यहीं पर चर्चा करेंगे। तो अरुण कुमार जी को बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, बहुत बढ़िया। अब पहली ग्रंथि का काम शुरू हो गया है, तो मैं आपको एक बार गिनती दिखा दूं कि ये 9 ही ग्रंथियां हैं, तो आपको एहसास हो जाए, हां सर 9 ही ग्रंथियां हैं। तो देखिए पहली ग्रंथि है पीयूष, सेकंड पीनियल और थर्ड है हाइपोथैलेमस, जो यहां पर नहीं बनाई तो मैंने बना दी हाइपोथैलेमस। 3 ग्रंथियां। थायराइड और पैराथायराइड 5 ग्रंथियां हो गई, 1 2 3 4 5। थाइमस ग्रंथि हो गई 6, अग्नाशय ग्रंथि हो गई 7 और एड्रिनल ग्रंथि हो गई 8। अब महिलाओं में ओवरी पाया जाएगा 9, ये हो गई। पुरुषों में वृषण पाया जाएगा, पुरुषों में 9, ये हो गई। टोटल 9 ग्रंथियां बताई थी दोस्तों, और इसीलिए अंतःस्रावी ग्रंथियां कुल 9 हैं। एकदम क्लियर हो गई बात, एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पहला ग्रंथि अब आपकी स्क्रीन पर आ रहा है ना। बिल्कुल यूपीएससी के एस्पायरेंट को भी आप लोगों को दोस्तों निर्णायक डिसीजन लेने होते हैं कई बार, और वो चीज के लिए भी आपको हार्मोन ही प्रेरित करते हैं। तो देखिए पीयूष ग्रंथि जो है ना दोस्तों, ये हमारे मस्तिष्क की, ध्यान से सुनिए, सेलीटर्सिका गुहा में पाई जाती है। कहां पे बोला मैंने आपको? सेलीटर्सिका गुहा। गुहा का मतलब होता है कैविटी। मस्तिष्क के नीचे ये लटकी हुई अवस्था में मटर के दाने के समान होती है। पीयूष ग्रंथि आकार में सबसे छोटी होती है, मात्र ये जो है ना 0.6 ग्राम की होती है। आप सोचिए रेत के कण के बराबर 0.6 ग्राम वेट की होती है ये, ठीक है, पीयूष ग्रंथि। लेकिन ये मास्टर ग्लैंड है, क्योंकि इससे अलग अलग लगभग 9 से 12 अलग अलग प्रकार के, 17 अलग अलग प्रकार के हार्मोन्स निकलते हैं। लेकिन हम मेनली सभी हार्मोन को पढ़ेंगे जो एग्जाम के काम के। एकदम क्लियर। शिखा माहेश्वरी जी, जय माता दी, लेट्स रॉक। हम कर देंगे रॉक और एग्जाम को जरूर क्रैक करेंगे। यस और नो? तो एक बार लिखा दीजिए, यस करके दिखाएंगे। एक बार लिख के बता दीजिए कि आप लोग सभी करके दिखाएंगे, ताकि मुझे भी जोश बना रहे। तो मटर के दाने के समान होती है, 0.6 ग्राम की होती है, और अंतःस्रावी ग्रंथि है सबसे छोटी। अंतःस्रावी मतलब एंडोक्राइन ग्लैंड है। सेरेबेलम क्या होता है? सेरेब्रम। सेरेब्रम मस्तिष्क का आगे वाला हिस्सा होता है जो सोचने के लिए, और वहां पर नीचे एक कैविटी, गुहा में ही ये पाई जाती है, ठीक है। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर। हाँ यार, दीपा उपाध्याय भी बोल रहे हैं, प्लीज एक बार लाइक वाइक कर दिया करो यार। लाइक वाइक तो बनता है बॉस, थोड़ा सा लाइक वाइक करते रहा करो। 91 देख रहे हैं आप लोगों ने, लाइक ही नहीं किया यार। एक बार लाइक कर दो यार थोड़ा बहुत। चलिए, तो अब बात मास्टर ग्लैंड इसे क्यों कहते हैं? व्हाई पिट्यूटराइन ग्लैंड इज नोन एज मास्टर ग्लैंड? बिकॉज ये जो ओवेरी है, फीमेल की ओवेरी, टेस्टिस मेल में वृषण, थायराइड, थायराइड का मतलब गले में थायराइड, और एड्रिनल जो किडनी के ऊपर ग्रंथि है, उन सभी को नियंत्रित करती है, ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बताता हूं दोस्तों आपको मैंने एक ग्रंथि के बारे में बात किया, हाइपोथैलेमस। दोस्तों हाइपोथैलेमस को पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटराइन ग्लैंड को मास्टर ग्लैंड कहते हैं, लेकिन हाइपोथैलेमस को दोस्तों
हेड मास्टर ग्रंथि कहते हैं, हेड मास्टर। क्यों? क्योंकि मास्टर के ऊपर कौन होगा? हेड मास्टर होगा। यस और नो? और वो हेड मास्टर करता क्या है? देखिए, जब भी कभी पीयूष ग्रंथि अपनी चरम अवस्था में कभी कभी कमी आती है या पीयूष ग्रंथि अपने हार्मोन को निकालना बंद कर देती है, तो पीयूष ग्रंथि को प्रेरित या एक्साइट करने का काम हाइपोथैलेमस करता है। तो हमारे शरीर में 37 डिग्री सेंटीग्रेड दोस्तों हमेशा तापमान रहता है और हमारे शरीर में लगातार गर्म अग्नि के कण बने रहते हैं ताकि पूरे शरीर का तापमान 37 डिग्री हमेशा स्थिर रहे। उसके लिए जो जिम्मेदार है वो हाइपोथैलेमस है। तो दोस्तों कभी कभी हम जो पैरासीटामोल इत्यादि खाते हैं ना, तो हाइपोथैलेमस को ही वो प्रभावित करता है। हाइपोथैलेमस से हार्मोन को कंट्रोल किया जाएगा तो वो अपने टेम्परेचर को रेगुलेट करके शरीर में टेम्परेचर को बनाए रखेगा। तो हाइपोथैलेमस शरीर में टेम्परेचर का नियंत्रण करता है, ठीक है, यह ग्रंथि। और दूसरा पीयूष ग्रंथि को एक्साइट करने के लिए, और मास्टर ग्रंथि इसलिए यह हेड मास्टर ग्लैंड कहलाएगी। अब देखिए कुछ हार्मोन के बारे में, अभी बहुत सारी बात, अभी पीयूष के बारे में लंबी चौड़ी चर्चा आगे आ रही है, पहले कुछ हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं। देखो, व्हाट डज इट मीन? हार्मोन का मतलब क्या होता है? उद्दीपित करना। जैसे दोस्तों आप लोग कभी कभार जब डिमोटिवेट होते हैं तो मोटिवेशनल वीडियोस देखते हैं, उसी प्रकार से हार्मोन्स भी शरीर के सभी कामों को मोटिवेट करने का काम करते हैं, बायोकेमिकल रिएक्शन। तो इसको खोजा और नाम किसने दिया था दोस्तों? बॉलिस और स्टार्लिंग ने इसको खोजा और नाम दिया, बॉलिस और स्टार्लिंग। और ये एक प्रकार के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो शरीर में क्या करते हैं, यहां से वहां रक्त के माध्यम से मैसेज का आदान प्रदान करते हैं, ठीक है, आदान प्रदान करते हैं। आपकी हाइट यदि कम है दोस्त तो उसके लिए आप लटकना शुरू कर दीजिए, क्योंकि एक अवस्था में सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन अपना काम करता है, उसके बाद वो नहीं करता। कई बार अचानक से बच्चे की हाइट बढ़ जाती है तो उसके पीछे भी पीयूष हार्मोन ही जिम्मेदार है। तो रासायनिक रूप से एमिनो अम्ल, मैंने क्या बोला था, हार्मोन, एमिनो एसिड्स जो प्रोटीन जिसके बने होते हैं, प्रोटीन, वसीय अम्ल, फैटी एसिड, स्टीरोइड और कोलेस्ट्रॉल और कार्बोहाइड्रेट, इन सभी के हार्मोन्स बने होते हैं। हार्मोन एक बहुत कॉम्प्लेक्स केमिकल स्ट्रक्चर है, एकदम क्लियर। हार्मोन क्रिया के उपरांत नष्ट हो जाते हैं और ये अपना प्रभाव जो है ना, सबसे खास बात है कि ये रक्त में जाते हैं, इसलिए बिकॉज हार्मोन जो है एंडोक्राइन ग्लैंड से निकलते हैं, अंतःस्रावी ग्रंथि से, वो डक्टलेस होती हैं, तो वो अपना हार्मोन जो केमिकल है वो रक्त में छोड़ देगी और दूरस्थ अंगों तक ये अपना काम करते हैं, एकदम क्लियर। तो अब पीयूष ग्रंथि के बारे में सभी चर्चा हम लोग करने वाले हैं। चलिए, तो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्त्रावित हार्मोन, तो टोटल कितने हार्मोन है पीयूष ग्रंथि द्वारा दोस्तों? देयर आर टोटल 9 हार्मोन्स। तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला एक हार्मोन की बात कर रहे हैं जो आपने सुना भी होगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन, प्यार का हार्मोन या लव हार्मोन भी कहते हैं। कई बार गर्भपात करवाने के लिए, अबॉर्शन करवाने में भी यह मदद करता है। साथ ही साथ दोस्तों यही वो हार्मोन है जो महिला के दिमाग में यह प्रेरणा पैदा करता है कि उससे दर्द नहीं हो रहा। जब प्रजनन के दौरान जो एक पेन होता है, आपको पता है चाइना के अंदर कुछ लोगों ने, पुरुषवादी समाज जो है, मेल शोविनिस्ट जो ये पूरा समाज है, मेल डोमिनेंस हमेशा हावी है, उसको कंट्रोल करने के लिए, उनको बताने के लिए कि एक महिला जब किसी बच्चे को जन्म देती है तो एक्चुअल में उसके दर्द को सहने की स्थिति क्या होती है। तो मैं आपको बताता हूं, जो बड़ी हड्डियां हैं, जैसे मान लीजिए मेरे ये हाथ की हड्डी है, बड़ी हड्डी, ऐसी एक साथ जो 5 हड्डियां टूट जाएं, जितना दर्द आपको होगा उतना एक्चुअल में महिला को दर्द होता है जब वो प्रेगनेंसी के दौरान अपने बच्चे को जन्म देती है। लेकिन आप बोलेंगे इतना दर्द एक महिला कैसे झेल जाती है? तो उसके पीछे जिम्मेदार है ऑक्सीटोसिन, उसको महसूस ही नहीं होने देता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो इसीलिए आपको याद रखना है, ये यहां पर मदद करता है। क्या मेरी बात आपको समझ में आई है दोस्तों, मैं क्या बोल रहा हूं? तो अपने आप में इस माहौल को, अपने जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनका इसीलिए रेस्पेक्ट करा करो, क्योंकि हमारे जन्म के लिए वही जिम्मेदार हैं। यस और नो? तो प्रसव पीड़ा को कम करने का काम करता है ऑक्सीटोसिन।
दुग्ध के स्त्रावन का काम करता है ऑक्सीटोसिन। अभी हाल ही में ऑक्सीटोसिन इंजेक्शंस को बैन कर दिया गया था, ऑक्सीटोसिन को बैन कर दिया गया था। दोस्तों आप में से कोई इस बात पर डरना मत कि इतना ज्यादा दर्द होता है। एक्चुअल में उस दर्द को बियर करने के लिए, झेलने के लिए हमें प्रकृति ने शक्ति दी है और उस शक्ति की मदद से हम लोग बड़े आसानी से ये सब कुछ हो जाता है। देखिए बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। तो बर्थ हार्मोन, इसे बर्थ हार्मोन भी कहते हैं, दुग्ध निष्कासित करने वाला हार्मोन भी कहते हैं, स्त्रवण का हार्मोन भी कहते हैं। तो दोस्तों एकदम क्लियर हो रही है बात, एकदम क्लियर हो रही है, 100% राइट। ओके, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। तो गाय, और क्या ये मेरे पॉइंट सारे क्लियर हो गए? लव हार्मोन किसे कहते हैं? ठीक है, लव हार्मोन क्यों? क्योंकि दोस्तों इसी हार्मोन के कारण ही तो दुग्ध का स्त्रवण हो रहा है और मां और बच्चे के बीच में जो प्रेम हो रहा है, क्योंकि मदर से बच्चा हमेशा अफेक्शन करने लग जाता है बचपन से, तो उसके पीछे कारण क्या है? दिस ऑक्सीटोसिन हार्मोन। एकदम क्लियर है, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। कद छोटा होने से कुछ नहीं होता। सचिन तेंदुलकर, लाल बहादुर शास्त्री जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात करते हैं आप यार, बहुत अच्छी अच्छी बात है, इसी प्रकार मोटिवेट करा करो। ठीक है, चलो। गाय और भैंस में दुग्ध निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन के इंजेक्शन लगते हैं, ये सब आपको बात पता ही है। गाय और भैंस के दूध के लिए आजकल ध्यान रखना मात्रा, देखो एक बात ध्यान से सुनो, दूध का निष्कासन नहीं हो रहा गाय भैंस में, तो ऑक्सीटोसिन दूध को बढ़ाने का भी काम करता है। लेकिन यह पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑक्सीटोसिन पर आजकल बैन कर दिया गया है क्योंकि उसके साइड इफेक्ट्स हैं। आजकल दूध को बढ़ाने के लिए स्टिलबेस्ट्रल, ये आपको याद रखना है, स्टिलबेस्ट्रल के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। ठीक है, तो पहला हार्मोन आपको ऑक्सीटोसिन पीयूष ग्रंथि का क्लियर हो गया होगा। इस पर कोई भी प्रिलिमिनरीज का क्वेश्चन आएगा, यू कैन इजीली गिव द आंसर। अब पूछेंगे आप पीडीएफ कहां मिलेगी? तो यार मेरे टेलीग्राम चैनल पे 1-2 दिन में मैं पीडीएफ डाल ही दूंगा। इसके बाद 1-2 लेक्चर और आएंगे क्योंकि ये लंबा लेंदी सेक्शन है। मैं उम्मीद करूंगा आप मुझे कल भी यहां पर ही दिखेंगे, है ना। लाइक की कमी महसूस हो रही है दोस्तों, लाइक की कमी महसूस हो रही है, थोड़ा लाइक वाइक करते चलो यार। तो मदर हार्मोन प्रोलैक्टिन है, लैक्टोजेनिक हार्मोन भी कहते हैं प्रोलैक्टिन, है ना, प्रोलैक्टिन हार्मोन। और स्तन ग्रंथियों में जो दुग्ध का निर्माण कराता है, दुग्ध का निष्कासन के लिए ऑक्सीटोसिन है, लेकिन लगातार इसके लिए प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। एकदम क्लियर है अदिति मेहता जी, धन्यवाद। प्रोलैक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। ठीक है, अब मैंने आपको एक बात बताई थी, जो बच्चा भीमकायता और बौना रह जाता है उसके पीछे सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन, देखिए सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन क्या बोलते हैं? STH। ठीक है, ये सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन। ओके ओके, थोड़ी सी दिक्कत आई है, प्लीज रिफ्रेश। एक बार रिफ्रेश कर लीजिए यार, है ना। मेरे चैनल का नाम कुछ डेडिकेटेड नहीं है, मैं केवल और केवल यहीं पढ़ाता हूं दोस्तों, केवल और केवल यहीं पढ़ाता हूं मैं। और एक और बात बता दूं मैं कि आप यहीं पर मेरे से सारी चीजें पढ़ सकते हैं। ठीक है, मैं सब कुछ यहीं पर ही पढ़ाऊंगा, राइट। ठीक है, चलिए। तो सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन, अब देखिए इसकी कमी हो जाएगी तो आदमी, बच्चा बौना रह जाता है। 11, 12, 15 साल में कई बार देखा होगा अचानक से बच्चा बढ़ जाता है। उसके पीछे कारण क्या है? ज्यादा मात्रा में सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन निकल गया तो बच्चा जिग्नेटिज्म, महाकायता, भीमकायता हो जाएगा। कम निकला तो वो ड्वार्फ रह जाते हैं। एकदम क्लियर हो गई बात? ठीक है, ठीक है, आगे चलते हैं। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या होता है दोस्तों? LH, ल्यूटिनाइजिंग, देखो ध्यान से सुने, ल्यूटिनाइजिंग का मतलब है एक फीमेल में भी होता है और पुरुष में भी होता है। फीमेल में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किसका निष्कासन करेगा? एग, अंडे के निष्कासन में मदद करेगा। और पुरुष में किसके लिए? स्पर्म्स, शुक्राणु के निष्कासन में मदद करेगा। हाँ या ना? एकदम क्लियर। सोमेट्रोट्रोपिक हार्मोन, बेटा मैं पीयूष ग्रंथि पढ़ा रहा हूं, आप लोग लेट आते हो। पीयूष ग्रंथि के अंदर 9 हार्मोन है, जिसमें से ऑक्सीटोसिन मैं पढ़ा चुका हूं, प्रोलैक्टिन पढ़ा चुका हूं,
और सोमेट्रोट्रोपिक पढ़ा चुका हूं, पीयूष ग्रंथि से निकलता है। अब पीयूष ग्रंथि का चौथा हार्मोन बता रहा हूं और 9 कुल 9 हार्मोन है। तो टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन है, आपको मैंने क्या बताया, पीयूष ग्रंथि टेस्टिस को, ओवेरी को, एड्रिनल ग्रंथि को और थायराइड ग्रंथि को एक्टिवेट करने का काम करती है। यस और नो? एकदम क्लियर। तो महिलाओं में जो एग का निर्माण होता है, ओव्यूलेशन, तो वो भी ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है, LH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एकदम क्लियर, ठीक है। अब इसके लिए गर्भ निरोधक गोलियां, तो देखिए कहीं ना कहीं ओव्यूलेशन को खत्म करना, या फिर यदि LH हार्मोन नहीं निकले तो ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए। देखो कई बार आप सुनते हैं ना 72 आवर्स आई पिल्स वगैरह आता है, आप लोग नॉर्मली न्यूज़पेपर में या फिर आप लोग जो है टेलीविजन में भी देखते हैं 72 आवर्स, 72 घंटे का जो समय होता है, ठीक है। तो उसमें हो क्या रहा है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन को बिल्कुल बंद कर दिया जाता है दवाइयों के द्वारा, दैट इज आई पिल, राइट, सो दैट क्या है, अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो पाए। तो इसी को क्या बोलते हैं, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल कहते हैं। एकदम क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट आ रहा है FSH हार्मोन। तो ये 5वां हार्मोन है, पुट्टिका प्रेरक हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये FSH क्या करता है दोस्तों, FSH शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है दोस्तों, और LH किस में निर्माण में मदद करता है, LH एग के निर्माण में। तो ध्यान से सुनिए, LH एक तो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पुरुष में और महिलाओं में एग के निष्कासन में, जबकि पुट्टिका प्रेरक जो हार्मोन है वो क्या करता है, शुक्राणुओं के निर्माण में मदद करता है, स्पर्म के, FSH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर है। चलिए, हां, फैमिली प्लानिंग मेथड के लिए ही बोल रहा हूं मैं। तो स्पर्मेटोजेनेसिस आपसे पूछा जाए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए कौन जिम्मेदार है, FSH जिम्मेदार है। महिलाओं में अंडाणुओं के निर्माण में, ठीक है, निर्माण में एक तो FSH और LH दोनों ही जिम्मेदार है, ठीक है। और अंडाणुओं के अध्ययन को क्या बोला जाता है दोस्तों, ऊलॉजी, ठीक है। अंडाणुओं के अध्ययन को ऊलॉजी कहा जाता है, ठीक है, अंडाणुओं के अध्ययन को ऊलॉजी, ठीक है। अब बात आ रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, वैसोप्रेसिन हार्मोन। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट वैसोप्रेसिन हार्मोन। थैंक यू, धन्यवाद HRGK बाय AD अमित डाबला जी, धन्यवाद। तो ADH एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। कैसे, आप जब भी ज्यादा चाय पीते हैं, कॉफी पीते हैं, या फिर शुगर लेते हैं, या फिर गन्ने का जूस पीते हैं, या फिर अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, उस केस में हमारे मूत्र या यूरिया का निष्कासन ज्यादा होता है। तो एंटी डायूरेटिक हार्मोन क्या करता है कि यदि, ध्यान से सुनिए, ध्यान से सुनिए, ADH हार्मोन हमारे शरीर में, ADH हार्मोन यदि ज्यादा निकलेगा तो मूत्र कम बनेगा। ADH हार्मोन, एंटी डायूरेटिक हार्मोन ज्यादा निकलेगा क्योंकि एंटी डायूरेटिक है। तो ध्यान से सुनिए, डायूरेटिक पदार्थ कौन से हैं, चाय, कॉफी, ग्लूकोज, शुगर, गन्ना, अल्कोहल, इनके कारण मूत्र का निष्कासन ज्यादा होता है। जब ये वैसोप्रेसिन, जिसका दूसरा नाम ADH है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन, यदि वो ज्यादा निकलता है तो मूत्र कम बनेगा, वो भी खराब है। और यदि ADH हार्मोन, दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये पॉइंट आपको प्रिलिमिनरीज में पूछे जा सकते हैं, ADH हार्मोन यदि कम निकलता है तो मूत्र ज्यादा निकलेगा। मूत्र बहुत ज्यादा निकलता है ना दोस्तों, तो हमारी किडनी में वो सिस्टम नहीं है कि वो ग्लूकोज को फिर से रक्त में भेज दे। ज्यादा मूत्र निकल रहा है तो ज्यादा ग्लूकोज निकल रही है, और ज्यादा ग्लूकोज निकल रही है तो आपका शुगर खत्म होता जा रहा है। इसका मतलब आपको एक प्रकार का डायबिटीज है। तो ADH के कारण ज्यादा निकलने पर मूत्र कम बनेगा, कम निकलने पर मूत्र ज्यादा बनेगा, मूत्र ज्यादा निकलेगा तो ग्लूकोज ज्यादा निकलेगा, ग्लूकोज ज्यादा निकलेगा तो यू हैव डायबिटीज। तो क्या मेरी बात क्लियर हुई, क्या मेरी बात क्लियर हुई? पिट्यूटरी ग्लैंड को ही पीयूष ग्रंथि कहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। इंग्लिश में भी बोलता जा रहा हूं यार, दोनों में बोल रहा हूं। तो आपसे यह पूछा जाए कि रक्त दाब का नियमन करने वाला हार्मोन कौन सा है, तो आप या तो एड्रिनल हार्मोन कह देना, दो आंसर हो सकते हैं। रक्त दाब को नियंत्रित कौन करता है? अच्छा, आपको एक बात मैं पूछूं कि हमारे शरीर में
रक्त दाब नियंत्रण कौन करता है? हमारा हृदय करता है, किडनी करता है, दिमाग करता है या फिर लिवर करता है? आप हमेशा याद रखना, आपको आंसर देना है किडनी। रक्त दाब जो है उसका नियंत्रण किडनी करती है। हृदय तो फिक्स पंप करता है एक फिक्स प्रेशर पर, किडनी हमारे रक्त दाब का नियंत्रण करती है। और दो हार्मोन, एक तो एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसे हम लोग वैसोप्रेसिन भी कहते हैं, और एड्रिनल हार्मोन, ये दोनों हमारे शरीर में रक्त दाब का नियमन करते हैं। एकदम क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलिए आगे बढ़िए। एडीएच की कमी से रोगी को, मैंने आपको यह बात बताई दी, एडीएच हार्मोन यदि कम निकलेगा, रोगी को मूत्र पेशाब ज्यादा आएगा, पेशाब ज्यादा आएगा तो उसको डायबिटीज इंसिपिड्स हो जाएगा। कौन सा डायबिटीज? डायबिटीज के भी दो प्रकार हैं, बड़े ध्यान से सुनिए, एक एक बात को लिंक करते हुए चलेंगे। यदि इंसुलिन के कारण आपके शरीर में इंसुलिन की मात्रा की कमी हो गई है, ठीक है, उस केस में क्या होगा? इंसुलिन की मात्रा कमी होगी तो डायबिटीज मेलिपिड्स होता है। ध्यान से सुनिए, कौन से प्रकार का? डायबिटीज मेलिपिड्स। लेकिन यदि आपके शरीर में एडीएच की कमी है तो डायबिटीज इंसिपिड्स नाम का रोग हो जाएगा। बहुत मजे आ रहे हैं, अच्छा लग रहा है, लाइक वाइक करते चलो यार दोस्तों। मैं देखूं एक बार कितने लाइक हैं। 118 ही आए हैं, बहुत सारे नए बच्चे जुड़े हैं यार। थोड़ा सा लाइक वाइक प्यार मोहब्बत बताते रहा करो यार अपनी तरफ से, जहां लगे वहां प्यार बांट दो और मानवतावादी रहो हमेशा यार, है ना। तो सोडियम की वजह से, अब देखिए रक्त दाब को नियंत्रण करने के लिए कौन सा तत्व जिम्मेदार है? सोडियम। और वैसोप्रेसिन भी इसी का नियमन कर रहा है। तो सोडियम की मदद से वैसोप्रेसिन रक्त दाब का नियंत्रण करता है। गुर्दों में जल और सोडियम का पुनरावशोषण, कई बार क्या है, बहुत ज्यादा मात्रा में जल, ऐसा नहीं हमारे शरीर से पूरा निकल जाएगा, एक लिमिट तक ही किडनी जो है ना जल को बाहर निकालती है ताकि हमारे शरीर में ज्यादा जल बाहर निकल सके। तो इसका रीअब्जॉर्प्शन के लिए सोडियम कहीं ज्यादा मात्रा में हमारे शरीर से ना निकल जाए तो उसके लिए एडीएच हार्मोन ही जिम्मेदार है। योगेश जैव सर पूछ रहे हैं पीडीएफ कहां मिलेगा? तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या पीडीएफ होती है, आप लोग कभी टाइम पर नहीं आते। सारी कथा मैं बता देता हूं, इनको थोड़ा सा मदद कर दीजिए, इनको बता दीजिए कहां पीडीएफ मिलेगी। आप इन लोगों को मैं कई बार बोला है, एक तो टाइम पर आते नहीं है, बीच में आके पीडीएफ कहां मिलेगी, है भाई। अदिति मेहता जी बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद अदिति जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, गॉड ब्लेस यू। टीएसएच थायराइड प्रेरक हार्मोन, थायराइड ग्रंथि को उद्दीपित करता है। कौन सा थायराइड? यहां पे टीएसएच। एसीटीएच, एसीटीएच क्या करेगा? एड्रिनल ग्रंथि को उद्दीपित करने का काम क्या करेगा? एसीटीएच, ठीक है। एड्रिनल ग्रंथि को भी तो उत्साहित करना, देखो मैंने भी बताया था ना, पीयूष ग्रंथि एड्रिनल को भी एक्साइट करती है। जब भी पीछे कोई कुत्ता पड़ गया, आपातकालीन परिस्थिति होगी, जो आप निर्णय ले रहे हैं, पीयूष ग्रंथि से हार्मोन निकला, एड्रिनल ने अपने आप को बहुत तेजी से ग्लूकोज बढ़ाया और हमें इतनी ऊर्जा दे दी कि हम कुत्ते से भी ज्यादा तेज दौड़ रहे हैं। यदि कुत्ता पीछे पड़ा है तो उसके पीछे पीयूष पहले मदद कर रहा और उसके बाद एड्रिनल ग्रंथि। एकदम क्लियर, एकदम क्लियर है। चलिए चलिए दीपा उपाध्याय जी, आपने बहुत बहुत शानदार बात कही है बेटा, बहुत बढ़िया। हर्षित जी क्या बोल रहे हैं? सर ज्यादा पसीना होने के कारण क्या हुआ होता है? क्या बता रहे हैं ज्यादा पसीना होने के कारण? बिल्कुल यार, मॉनिटर की जरूरत पड़ेगी, जैसे क्लास टीचर को एक मॉनिटर की जरूरत पड़ती है, मैं मॉनिटर बना दूंगा बिल्कुल, एक को जो समय समय पर करता रहे। बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया तो मिलेनोसाइट, अब देखिए एक बात हमने नहीं पढ़ पाए, क्या? जो पीनियल ग्रंथि होती है दोस्तों, पीनियल ग्रंथि अब हम पढ़ेंगे, अगला पीनियल ग्रंथि आएगा। पीनियल ग्रंथि क्या करता है? ध्यान से सुनना। हमारे त्वचा का जो मिलेटोनिन हार्मोन जो है वो मिलेनिन नाम का वर्णक बनाता है, मिलेनिन नाम का वर्णक। और मिलेनिन क्या होता है? मेरी त्वचा का कलर ये है, आपकी त्वचा का अपना एक कलर है, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? ये मिलेटोनिन हार्मोन किससे निकलता है? पीनियल ग्रंथि से। पीनियल ग्रंथि कहां है? दिमाग में। आपसे पूछा जाए सिक्स्थ सेंस की ग्रंथि कौन सी है, आपको जो पहले से कई बार चीजों का पूर्वानुमान, पूर्वाभास हो जाता है, उसके पीछे पीनियल ग्रंथि ही है। हमें जो फिक्स है
कि 6 बजे यदि रोज उठ रहे हैं तो अगले दिन भी 6 बजे उठेंगे, गोधूली वेला पर गाय भैंस अपने टाइम पर आ जाती हैं, तो इस सभी के पीछे जिम्मेदार कौन है? पीनियल ग्रंथि, द सर्केडियम क्लॉक। तो पीनियल ग्रंथि जो है मेलेटोनिन हार्मोन भी निकालता है और मेलेनिन से हमारे त्वचा का रंग ये होता है, ठीक है। तो आपने पूरे 9 हार्मोन पढ़ लिए हैं पीयूष से निकलने वाले। एमएसएच मेलेटोनिन स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एसीटीएच एड्रिनोकार्टोट्रोपिक हार्मोन, एड्रिनोकार्टोट्रोपिक का मतलब एड्रिनल को एक्साइट कर रहा है। टीएसएच किसको करेगा? थायराइड को एक्साइट करेगा, ठीक है। इसके बाद में रिवाइज कर लेते हैं एक बार दोस्तों, पूरा एक रिवाइज मोड कर लेते हैं ताकि आपको सारी बातें समझ में आ जाएं, ठीक है। इसके बाद में आपने एक और पढ़ा था वेसोप्रेसिन, एडीएच एंटी डायूरेटिक हार्मोन, सभी समझ में आ रहा है। एफएसएच जो एग को, अंडाणु और शुक्राणु को निर्माण में मदद करेगा। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, पुट्टी का प्रेरक। उसके बाद में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, मेल्स में पुरुष में टेस्टोस्टेरोन और अंडोत्सर्ग। सब कुछ रिवाइज करवा रहा हूं एक बार आपको, 9 के 9 हार्मोन। एसएचएच सोमेट्रोट्रॉपिक, जिसके कारण हमारी शरीर में ग्रोथ वृद्धि होती है ना, हम लोगों की हाइट कम हो जाती, बौने रह जाती है, तो उसके पीछे सोमेट्रोट्रॉपिक हार्मोन ही जिम्मेदार है। अगला पॉइंट आ रहा है प्रोलेक्टिन, जो मदर माता के अंदर दुग्ध बनता रहता है लगातार, उसके लिए प्रोलेक्टिन हार्मोन जिम्मेदार है। और लास्ट एंड नॉट द लीस्ट एंड दैट इज व्हाट, ऑक्सीटोसिन। पूरे 9 हार्मोन्स मैंने आपको बताए। पीयूष ग्रंथि से रिलेटेड कैसा लगा आपको लेक्चर? अच्छा लगा है ना। अभी बहुत सारी बातें और भी कर लेते हैं। तो प्यार का हार्मोन, गर्भापात का हार्मोन, प्रसव पीड़ा का हार्मोन, दुग्ध के निष्कासन के लिए, ठीक है, और दूध को बढ़ाने के लिए स्टिलबेस्ट्रल हार्मोन, ठीक है। तो क्या मेरी आपको बात सारी की सारी क्लियर हो गई है? एकदम क्लियर हो गई है। ऑल द 9 हार्मोन्स, कैन यू गिव द आंसर और नॉट? तो अब जो है, अब मैं आपको अगला सेक्शन जो है दोस्तों, अगला जो सेक्शन है दोस्तों, वो मैं चाह रहा हूं, मेरी एक इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट सुन लो, क्योंकि देखो दिस इज अ लेंदी सेक्शन, इसमें बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। तो आप रेगुलर 11 AM पर मुझसे जुड़ जाना। जिस बच्चे ने अभी अभी क्लास शुरू की दोस्तों, इस लेक्चर को पूरा देखना, अपने दोस्तों को शेयर कर दो। मैं बिल्कुल एनसीईआरटी के कोर कॉन्सेप्ट के साथ एक एक चीजें बता रहा हूं। अभी हमारे 8 हार्मोन्स सभी बाकी हैं। मैं नॉर्मली इसको किसी भी क्लास में 4 से 5 लेक्चर में कराता हूं, लेकिन 100% होता है ताकि आपको बेसिक वाले सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएं। एकदम क्लियर है? तो दोस्तों आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं, लेकिन एक अनाउंसमेंट सुन लीजिए दोस्तों। अनाउंसमेंट क्या है कि अनाउंसमेंट यह है कि मेरी एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी की क्लास आपको अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर मिलेगी। आप मुझे रुद्र गौतम नाम से फॉलो कर सकते हैं अनअकैडमी लर्निंग ऐप पर। आपको कंप्लीटली 50+20 क्लासेस, जिसमें पूरा एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के कोर कॉन्सेप्ट कर लेंगे और एमसीक्यूज देख लेंगे, तो वहां पर यह क्लास आपको मिल जाएगी, ठीक है। और जो फीस हाइक होने वाली थी, जो 20 डेट लास्ट थी, नाउ द डेट हैज बीन एक्सटेंडेड और ये 24 अक्टूबर डेट हो चुकी है। दोस्तों आप में से थैंक यू यार, आपको बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। मैं आपके लिए जो अगले लेक्चर है ना, कि किस प्रकार ओवेरी, टेस्टिस, उसके अलावा एड्रिनल काम करते हैं, आपके एक एक लिंक के कोर कॉन्सेप्ट को बताता चलूंगा, ठीक है। तो 100% मैं अपनी तरफ से साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, जियोग्राफी, करंट अफेयर, वो सभी सेक्शन आपको समय समय पर प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। अब देखिए ये डेट जो है ना दोस्तों, यदि आप मेरे रेफरल कोड से, अभी भी आपके पास 4 डेज हैं, आप प्लस या आइकॉनिक, अभी 7-8 स्टूडेंट्स ने मेरे ले लिया है कोर्सेज, तो आप यदि चाहते हैं तो मेरे रेफरल कोड RPSir10 का यूज करिए। नॉट ओनली 10% डिस्काउंट, मैं आपको एडिशनली भी कुछ अपनी तरफ से मदद कर सकता हूं यहां पर, ठीक है। तो एक तो डिस्काउंट वाली बात आप याद रखेंगे, दूसरा मैं आपको एक कंप्लीट गाइडेंस बताऊंगा कि किन किन एजुकेटर्स को, देखो अकेला चना भांड नहीं फोड़ सकता, वैसे ही मैं ये कहना चाहता हूं, मैं कभी भी ये नहीं कहूंगा कि मैं आपके संपूर्ण यूपीएससी के सिलेबस को करवा सकता हूं। इट इज नॉट पॉसिबल, ऐसा संभव ही नहीं है। और इसीलिए हमारे पास जो थाउजेंड्स ऑफ फैकल्टीज हैं, मैं आपको सब्जेक्ट और टॉपिक वाइज बता सकता हूं कि जब आप कभी प्लस कोर्स लेंगे तो आप किन किन फैकल्टीज को पढ़ें। तो एक तो एडिशनल डिस्काउंट, प्लस किन किन लोगों से पढ़ें, और मेरे पास जिन्होंने भी रेफरल कोड लिया, मैं उन्हें पर्सनली एक एक टिप्स देता हूं कि आपको अलग अलग स्टेज पर किस किस प्रकार से, रात में सोते समय जब आप सो रहे हैं तो जो आपने पूरे दिन भर पढ़ा है दोस्तों,
उसको किस प्रकार से रात में सोते समय रिवाइज कीजिए। मैं पूरे जिंदगी की स्ट्रेटेजी, डेली की स्ट्रेटेजीज भी बताता हूं, एंड दिस ओनली यू विल गेट इफ यू विल गेट माय सब्सक्रिप्शन। मेरे रेफरल कोड से आप लेंगे तो कहीं ना कहीं आपको इकोनॉमिकली एंड प्लस आपको जो है एक कंप्लीट गाइडेंस पूरे आंसर राइटिंग की और एक सेलेक्टेड फैकल्टीज की किससे कितना पढ़ना है वो कंप्लीट चीजें मैं आपको बता पाऊंगा। तो आप मेरे रेफरल कोड को अपने दोस्तों में जरूर शेयर करना। आप जब भी चाहें यू कैन फील फ्री टू कॉल मी एनी टाइम। आप कोर्स नहीं भी लेना चाह रहे तब भी आप मुझसे पर्सनली सजेशन ले सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। एकदम क्लियर है। जंग तो लड़नी ही होगी, है ना। ओखली में मुंह दिया तो मूसलों से क्या डरना, है या ना। एक बार जो आपने ठान ली फिर मूसलों से डरने की जरूरत नहीं है। ओखली में मुंह दिया तो मूसलों से क्या डरना। कर्म पर बिल्कुल पीछे मत हटिए। अपने गार्जियन से बात कीजिए, वाकई में वो पॉजिटिवली कुछ कर सकते हैं। देखिए कभी भी कोई गार्जियन अपने बच्चे को बढ़ता हुआ देखे और बजाय कि आप 2, 3, 4 साल तक तैयारी कर रहे हैं, आपका रिजल्ट नहीं आ रहा, आप एक कंप्लीट मेरी गाइडेंस में तैयारी करेंगे जैसे मेरे और भी स्टूडेंट कर रहे हैं, राइट। तो वाकई में ऑप्शनल का भी दोस्तों, हां ये बात आपको हमेशा याद रखनी है, आप जो भी एक बार सब्सक्रिप्शन लेते हैं, मान लीजिए 1 ईयर का लिया, 1 साल आप कंप्लीट ऑप्शनल जो आपका है सभी के, ज्योग्राफी के ऑप्शनल के यहां पर डेडिकेटेड बहुत सारे लेक्चर्स हैं, कोर्सेज बने हुए हैं सभी फर्स्ट एंड सेकंड पेपर के। इसी प्रकार से जो है इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, मैकेनिकल, मैथमेटिक्स सभी के लेक्चर्स आपको यहां पर उपलब्ध होते हैं। तो मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं 2 ईयर में आपकी एक कंप्लीट तैयारी होगी, क्योंकि मैं आपको देखना चाहता हूं कि आप कम से कम अंडर 150 रैंक पर आए। अंडर 150 रैंक के लिए आपको बहुत बहुत मेहनत करनी होगी, तभी आपका जो सपना है आईएएस, पीसीएस, आईपीएस या फिर आईएफएस बनने का तभी पूरा हो सकता है, ठीक है। तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी एनी टाइम, और पीडीएफ टेलीग्राम पर मिलती है, और लाइव स्ट्रक्चर्ड क्लासेस, अनलिमिटेड क्लासेस, और ऑप्शनल एक बार फीस देने पर प्रीलिम्स, मेंस, ऑप्शनल और इंटरव्यू सभी की तैयारी हो जाती है। इट इज अनअकैडमी इज अ यूनिवर्सिटी फॉर यूपीएससी। इतने एजुकेटर्स, इतने सारे कोर्सेज हैं, आपको बहुत सेलेक्टिवली पढ़ते हुए जाना है और डेली आपकी आंसर राइटिंग बनाती चले जाने। तो यही स्ट्रेटेजी होती है, यस और नो, है ना। तो मैं आपको जरूर सजेशन देता रहूंगा समय समय पर। ये मेरा रेफरल कोड किसी भी केस में किसी से भी ज्यादा यूनिक क्यों है, आप मुझे पर्सनली बात कीजिए, आपको पता चल जाएगा व्हाई आरपी सर 10 कोड इज यूनिक फॉर अनअकैडमी लर्निंग ऐप। ठीक है, ये यूनिक क्यों है उसके पीछे आपको राज बिल्कुल पता चल जाएगा। सो आइकॉनिक में आप लोग पर्सनल कोच, डेली मेंस के क्वेश्चन आंसर्स की प्रैक्टिस, स्टडी प्लानर, आपको डेडिकेटेड कोच मिलता है जो आपको पूरा शेड्यूल ट्रैक देता है। तो इस प्रकार से वो आप वहां पे कर सकते हैं। तो जरूर आप एक बार अपने गार्जियन से बात कर लीजिए, वाकई में आप चाहते हैं, अभी भी डेट है 24 तक के बाद, 24 को 8 PM के बाद में दोस्तों फीस जो है वो 5 से 7 हजार के करीब बढ़ सकती है। स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट पे हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड किया है, ऐसा मैंने इंटरनल टीम से पता चला। आरपी सर 10 याद रहेगा। सो टुडे इज 21st, थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग इसी टाइम पे मिलेंगे और पूरे कंप्लीट सेक्शन दैट इज व्हाट अंतःस्रावी ग्रंथि को कंप्लीटली पढ़ेंगे। और क्या बात है, सोहेल सिद्दीकी जी ने बहुत बड़ी बात कह दी। देवो रुष्टे गुरु शस्त्रता, गुरो रुष्टे न कंचन, गुरु शस्त्रता, गुरु शस्त्रता, गुरु शस्त्रता न संशय। बहुत बढ़िया यार, आप बहुत अच्छे श्लोक दे रहे हैं। सो आई स्टॉप हियर, थैंक यू। चलने वाला मंजिल पाता है, बैठा रहने वाला, बिल्कुल सही बात है यार। कर्म तो करना पड़ेगा, इकोनॉमिकली भी आपको थोड़ा इन्वेस्टमेंट करके, और आउटपुट 100% आपका आउटपुट जरूर आएगा। बहुत से थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट कोर्सेज ले चुके हैं दोस्तों, तो आपको भी उनसे कॉम्पीट करना है। तो कहीं ना कहीं यू नीड सम स्पेशल गाइडेंस, आपको बहुत ही स्पेशल गाइडेंस की जरूरत है। और मैं, आप यदि सब्सक्रिप्शन लें ना लें, आपने 2 साल का लिया है, मैं आने वाले पूरी जिंदगी भर आपको गाइड करता रहूंगा। आप इस पर मुझसे कभी बात करके देखेंगे, डेफिनेटली आपको ये बात एश्योर कर देता हूं मैं। ठीक है दोस्तों, सो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।